अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस जो है ये यूकैरियोटिक सेल का मोस्ट ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है। सेल की तमाम एक्टिविटी को जो है ना यही न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसलिए हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी कहते होते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। जिस तरह से एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जैसा कि इंसान हो गया, इसका दिमाग पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। इस तरह से जो सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है वो सेल की तमाम एक्टिविटी को, तमाम केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो कुछ भी होता है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। मतलब कि हम न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोलर भी कह सकते हैं, डायरेक्टर भी कह सकते हैं, और इसके अलावा ब्रेन भी कह सकते हैं। इसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ने इसे 1831 में डिस्कवर किया था। ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है। एनिमल के सेल में तो ये सेंटर में मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन पौधे का जो सेल होता है वहाँ पर ये सेंटर में मौजूद नहीं होता, क्योंकि पौधे के सेल के अंदर जब पौधे का सेल मैच्योर हो जाता है, जवान हो जाता है, तब उसके सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल आ जाता है, ठीक है, और वो वैक्यूल न्यूक्लियस की जगह पर आ जाता है, और न्यूक्लियस को क्या कर दिया जाता है, साइड पर पुश कर दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस की जो तादाद होती है वो डिफरेंट होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस एक होता है, ठीक है, वो सेल जो होते हैं मोनोन्यूक्लिएट कहलाते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, तो उनको बाइन्यूक्लिएट कहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मैनी न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, तो ऐसे सेल्स को पॉलीन्यूक्लिएट कहते होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम जो है इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये हमारे पास एक सेल हो गया, ठीक है। सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है इस तरह का। जिस तरह सेल के गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह न्यूक्लियस के गिर्द भी डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। ये आपको कंप्लीट एक सेल नजर आ रहा है। सेल के सेंटर में ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। जिस तरह से सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है उसे हम नाम देंगे
सेल मेम्ब्रेन का, और यहाँ पर एक लिक्विड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन होगी, इसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और ये वाली इनर मेम्ब्रेन, अंदरूनी मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस होती है, ठीक है। इस स्पेस को बेटा कहते होते हैं पेरीन्यूक्लियस, पेरीन्यूक्लियस। और ये जो स्पेस होती है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान, जो आपको स्पेस नजर आ रही है, ठीक है, ये स्पेस कितनी होती है? इस स्पेस को पेरीन्यूक्लियस कहते हैं। और ये स्पेस होती कितनी है? ये बेटा होती है 10 to 15 नैनोमीटर। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, 10 to 15 नैनोमीटर होती है। इसके अलावा ये जो मैंने छोटे छोटे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, कुछ ऐसी जगह है कंटिन्यूअस होते होते कुछ जगह कुछ प्लेसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर ये मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यूअस हो जाती है, मतलब कि टूट जाती है। वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरह के, इन पोर्स को कहते होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। इन पोर्स का काम क्या होता है? साइटोप्लाज्म से मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर ले जाना, और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म में ले जाना, ठीक है। जिस तरह से सेल की मेम्ब्रेन बाहर वाले सारे इन्वायरमेंट से सेल का अंदरूनी मटेरियल अलहदा करती है, इसी तरह से न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी सेल के अंदर बाकी जो मटेरियल होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उन सब से ये वाला मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है उससे सेपरेट करती है, अलग करती है। बात हो रही थी न्यूक्लियर पोर्स की, तो कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनके ऊपर मैनी हंड्रेड मैनी थाउजेंड जो होते हैं न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं, और कुछ ऐसे न्यूक्लियस भी होते हैं जिसके ऊपर जस्ट 3 to 4 5 to 10 न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे कि मैं अब बात करता हूँ, एग सेल होता है, एग सेल के अंदर जो एग सेल के न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर पोर्स की तादाद होती है वो होती है 30,000, 30,000। इसी तरह दूसरी तरफ मैं रेड ब्लड सेल्स की बात करता हूँ, वहाँ पे जो न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर पोर्स की जो तादाद होती है वो होती है तकरीबन 3 to 4, जस्ट 3 to 4। इसके बाद बात करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर हमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं, ठीक है। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते होते हैं क्रोमाटिन। क्या? क्रोमाटिन। यहां पर हमें एक डार्कली स्टेन्ड स्पॉट भी मिलेगा, ठीक है। एक छोटा सा धब्बा मिलेगा, स्पॉट मिलेगा, जो कि डार्कली क्या होगा, स्टेन्ड होगा। इसको हम कहते होते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस की बेटा बात करते हैं तो इसका काम क्या होता है, इसकी डायग्राम कुछ यूं होती है, ठीक है। इसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, मैं लिख रहा हूं यहां पे विद आउट मेम्ब्रेन। बच्चे क्या करते होते हैं? बच्चे
अक्सर लिख देते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन होती है, ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। न्यूक्लियोलस के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती। अच्छा, न्यूक्लियोलस इस तरह की होती है, डार्कली स्टेन्ड होती है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे होते हैं न्यूक्लियोलस। तो इसके हमें दो रीजन नजर आते हैं, एक तो बाहर वाला रीजन है, ठीक है, इसे पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन कहते हैं, और ये दूसरा दरमियान वाला इसे कहते हैं सेंट्रल फाइब्रल रीजन। ठीक हो गया। जो ऊपर वाला रीजन है इसके अंदर होते हैं राइबोसोम्स, और जो ये वाला रीजन है सेंट्रल रीजन, इसके अंदर क्या होता है आरएनए जमा डीएनए। आरडीएनए का मतलब क्या होता है राइबोसोमल डीएनए। ठीक हो गया। इसका काम क्या है, ये मैं इसका काम लिख रहा हूं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। व्हाट इज राइबोसोम्स? राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है, और उसका काम सिर्फ यही होता है कि वो प्रोटीन बनाती है। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं छोटी छोटी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी जुड़ी होती हैं, और कुछ जो है ना फ्रीली सब मर्ज्ड होती हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। और राइबोसोम को बनाने वाली फैक्ट्री क्या है, न्यूक्लियोलस। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे कि क्रोमाटिन क्या होता है। ठीक हो गया। व्हाट इज क्रोमाटिन? ये छोटे छोटे धागे होते हैं सेल के न्यूक्लियस के अंदर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इसको क्रोमाटिन मटेरियल भी कहते हैं, और ये विरासती मादा भी होता है, हेरिडिटरी मटेरियल भी होता है। ठीक है। क्रोमाटिन मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर तब मिलता है जब सेल नॉर्मल कंडीशन में होता है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज पर होता है। ठीक हो गया। क्रोमाटिन से ही क्रोमोसोम बनते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्रोमाटिन है। क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद क्रोमाटिन से क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम्स। ठीक है। क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्या बना है, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर दोबारा क्रोमाटिन भी बन जाते हैं जब प्रोसेस उलट होता है। और क्रोमाटिन कब कंडेंस होते हैं, जब सेल तकसीम होने लगता है, जब सेल डिवाइड होने लगता है। आपको एक और बात भी बता दूं, हमें क्रोमाटिन मटेरियल तब नजर आता है जब सेल नॉर्मल कंडीशन में होता है, मतलब कि नॉन डिवाइडिंग स्टेज पर होता है, सेल नॉर्मल हालत में होता है, कोई डिवाइड वगैरह नहीं हो रहा होता, नॉर्मल होता है। उस वक्त हमें न्यूक्लियस क्लियर नजर आ रहा होता है। ठीक है। इसके बाद जब सेल डिवाइडिंग स्टेज पर आ जाता है, एक से दो सेल जब बन रहे होते हैं, सेल तकसीम हो रहा होता है, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हमें न्यूक्लियस नजर नहीं आता, उस वक्त हमें क्रोमोसोम नजर आ रहे होते हैं। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि जब हमें क्रोमोसोम नजर आएंगे तो न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा, न्यूक्लियस जब नजर आएगा तो उस वक्त क्रोमोसोम नजर नहीं आएंगे। ठीक है। क्रोमोसोम तब नजर आ रहे होते हैं जब सेल तकसीम हो रहा होता है, और न्यूक्लियस हमें तब नजर आ रहा होता है जब सेल तकसीम नहीं हो रहा होता, नॉर्मल हालत में होता है। इसके बाद बात करेंगे बेटा, ये क्रोमोसोम है जो कि क्रोमाटिन मटेरियल की कंडेंसेशन से बना है, कंडेंस हुआ है, कोयलिंग हुई है क्रोमाटिन मटेरियल की, धागे एक दूसरे के ऊपर लिपटे हैं, तो मोटी थिक स्ट्रक्चर्स बनी है जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स का जो ये वाला रीजन होता है इसे कहते हैं करोमाटिड। ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं सेंट्रोमीयर।
मेयर, ठीक है। सेंट्रोमियर ये वही पॉइंट है जहां पर स्पिंडल फाइबर्स आके जुड़ते हैं। जब सेल तकसीम हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है, तो स्पिंडल फाइबर इसी जगह पर ही आके जुड़ते हैं, सेंट्रोमियर पर। क्योंकि सेंट्रोमियर पर एक ऐसी प्रोटीन होती है जो स्पिंडल फाइबर्स को यहाँ पर जुड़ने में हेल्प देती है। ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होकर इस तरह की डायग्राम बना लेते हैं, इस तरह की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम एक है और एक ही क्रोमोसोम के आपको दो क्रोमाटिड नजर आ रहे हैं। एक क्रोमाटिड ये है, एक क्रोमाटिड। जब एक क्रोमोसोम्स के दो क्रोमाटिड्स हो तो उन क्रोमाटिड्स को कहते होते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स, ठीक हो गया। ये क्रोमाटिड इसकी कॉपी है और ये क्रोमाटिड इसकी कॉपी है। मैं आपको यूं बता दूं, ये इसकी कॉपी और ये इसकी कॉपी। अब इसके बाद बात करेंगे इनकी नंबरिंग कैसे होती है, स्पीशीज टू स्पीशीज। डिफरेंट स्पीशीज के अंदर इनकी जो तादाद होती है क्रोमोसोम की वो डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर ह्यूमंस की बात करता हूँ। ह्यूमंस के अंदर इनकी जो तादाद होती है वो होती है 46, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फ्रॉग की। फ्रॉग हमसे डिफरेंट इंडिविजुअल है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो होती है 26। इसके बाद बात करता हूँ मैं पी की, मटर की। मटर के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो 14 होती है, ठीक है। चिंपैंजी, बड़े बंदर, उनके अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद होती है, चिंपैंजी, इनके अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो 48 होती है। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि अक्सर स्टूडेंट यही कहते हैं कि एक पूरा इंडिविजुअल है, एक पूरा, मैं अपने ऊपर एग्जांपल ले लेता हूँ। एक इंसान है, हम बार बार किताबों में पढ़ा हुआ कि ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। स्टूडेंट इस बात को यूं समझते हैं कि ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर ही 46 क्रोमोसोम है। ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होता। आपके हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। मैं स्किन से एक सेल निकाल लूँ, उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होंगे। नेल से एक सेल निकाल लूँ, उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। एयर से एक सेल निकाल लूँ, आई से एक सेल निकाल लूँ, उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होंगे। जितने हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, मिलियंस बिलियंस की तादाद में हमारे बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद हैं। हर सेल्स के अंदर आपको 46 क्रोमोसोम मिलेंगे, सिवाय जर्म सेल्स के। जर्म सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जर्म सेल्स तब बनते हैं जब उनके अंदर मियोसिस होती है, और मियोसिस क्रोमोसोम की तादाद को रिड्यूस करके हाफ कर देती है। ठीक हो गया? ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।